दिलशाद अमीन को होश आया तो उसने खुद को आरामदेह बिस्तर पर लेटे पाया। उसे अपने दाएं कंधे और सर में सख्त किस्म की तकलीफ महसूस हो रही थी और उसके होश में आने का सबब भी वही तकलीफ बनी थी। बाएं हाथ से उसने सर को छुआ। सर के गिर्द लिपटी पट्टी इस बात का मजहर थी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा चुकी थी। उसने आंखें बंद करके उन हमलावरों की शक्लें याद करने की कोशिश की जिनके बायस वो इस हाल को पहुंचा था, मगर उसे कामयाबी न हुई। अंधेरे के बायस यूं भी वो उनकी शक्लें देखने में कामयाब नहीं हो सका था। उसे होश में आए थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजा खोलकर एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसे होश में देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गया। क्या महसूस कर रहे हैं सर? वो उसकी नब्ज चेक करते हुए नरमी से मुस्तफसिर हुआ। दिलशाद ने कहा, सर और दाएं कंधे में शदीद तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं नर्स को भेजता हूँ, वो आपको दर्द कुश इंजेक्शन लगा देगी, मगर इससे पहले एसपी साहब आपसे मिलना चाहेंगे। दिलशाद ने पूछा, कहाँ है वो? डॉक्टर ने कहा, आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दिलशाद ने कहा, मुझे कितनी देर बाद होश आया है? डॉक्टर बोला, 3 दिन बाद। दिलशाद के लहजे में हैरानी थी। 3 दिन? डॉक्टर बोला, जी सर, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसके अलावा दाएं बाजू और कंधे में लगी गोलियां निकालने के लिए भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। अलबत्ता ये आपकी खुशकिस्मती है कि तीसरी गोली सिर्फ आपके सर को छूते हुए गुजर गई थी, वरना दूसरी सूरत में हम आपसे हाथ धो बैठते। इंस्पेक्टर दिलशाद ने पूछा, मेरी वाइफ कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, इसके बारे में आपको एसपी साहब बताएंगे। दिलशाद अमीन घबरा गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, सर घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन आपको दुश्मनों के हमले से महफूज रखने के लिए उनसे भी ये जगह पोशीदा रखी गई है। दिलशाद ने कहा, एसपी साहब को बुलाएं। डॉक्टर के तसल्ली देने के बावजूद दिलशाद अमीन के लहजे में परेशानी की झलक थी। डॉक्टर ने जेब से मोबाइल निकाल दिया। मैं उन्हें फोन करता हूँ। दिलशाद ने पूछा, क्या वो यहाँ पे मौजूद नहीं? डॉक्टर ने कहा, सर बताया तो है आपको, 3 दिन बाद होश आया है। वो रोजाना सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। अभी 1.5 घंटा हुआ है उन्हें यहाँ से गए हुए। उसे जवाब देने के साथ डॉक्टर एसपी साहब का नंबर भी डायल करता रहा। राब्ता होते ही वो बोला, सर जी, इंस्पेक्टर साहब को होश आ गया है। जाने एसपी साहब ने क्या जवाब दिया कि वो जवाबन बोला, जी सर, और फिर शायद एसपी साहब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया कि वो मोबाइल जेब में डालकर दिलशाद अमीन से मुखातिब हुआ, एसपी साहब आ रहे हैं। जवाबन दिलशाद अमीन ने सर हिलाने पर इक्तफा किया, मगर ये सर हिलाना उसके लिए काफी तकलीफ दे साबित हुआ था, जिसके आसार वाज़े तौर पर उसके चेहरे पर जाहिर हुए, जिन्हें देखकर डॉक्टर साहब जल्दी से बोले, प्लीज जनाब, सर को हरकत देने से गुरेज करें। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, बेख्याली में ऐसा हो गया है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। किसी किस्म की तकलीफ महसूस करें तो तपाई पे इलेक्ट्रिक घंटी पड़ी है, उसे बजा दें। डॉक्टर उसकी तवज्जो बेड के साथ पड़ी तपाई के ऊपर रखी बेल की तरफ मबजूल करवाई। एसपी साहब के जाने के बाद जहाँ मुस्तकिल तौर पर एक नर्स तैनात कर दी जाएगी। दिलशाद ने कहा, पहले क्यों नहीं की? हालांकि उस वक्त उसकी ज्यादा जरूरत थी जब मैं बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेहोशी के दौरान यहाँ मुस्तकिल तौर पर एक डॉक्टर मौजूद रहा है। आपके होश में आने से पहले सलीम साहब यहाँ मौजूद थे। आपके होश में आने से चंद मिनट पहले ही मुझे बुलाने के लिए निकले थे। डॉक्टर ने अपनी गैर मौजूदगी की वजाहत की। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर खुशदिली से मुस्कुराते हुए उससे रुखसत हो गया। इट्स ओके सर। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद एसपी साहब अस्सलाम वालेकुम कहते अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम सर। दिलशाद अमीन ने सलाम का जवाब देते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब जल्दी से बोले, लेटे रहो लेटे रहो, और करीब आकर उसका हाथ मोहब्बत से थाम लिया। तबीयत कैसी है अब? जख्मों में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? दिलशाद ने रस्मी इनकार मुनासिब न समझा। कहा, तकलीफ तो है सर, मगर काबिल बर्दाश्त है। एसपी साहब ने कहा, हाँ इतनी तो होगी आखिर। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। दिलशाद ने पूछा, सर मेरे घर वालों का क्या हाल है? एसपी साहब बोले, वो बिल्कुल ठीक हैं। एहतियातन तुम्हारे घर के बाहर मैंने सिविल कपड़ों में चंद पुलिस वाले भी तैनात कर दिए हैं। इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि दुश्मन की नजरों में तुम यूं भी हलाक हो चुके हो। दिलशाद ने पूछा, क्या मतलब? एसपी ने कहा, मतलब ये कि अखबार में तुम्हारी मौत की बाकायदा खबर भी शाया हुई है और एक लावारिस लाश भी सरकारी एजाज के साथ दफन कर दी गई है। दिलशाद अमीन ने पूछा, मेरे घर वालों को इस बात का इल्म है? एसपी साहब ने कहा, सिर्फ तुम्हारी वाइफ को हकीकत से आगाह कर दिया है और उसे भी ये राज अपने तक रखने की ताकीद की है। दिलशाद अमीन ने कहा, सर क्या मैं अभी उससे बात कर सकता हूँ? एसपी मुस्कुराया, कर लेना यार, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है। वैसे भी आपके होश में आने की खबर उस तक पहुंच चुकी होगी। वो हर आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब से आपकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती है। वो तो शायद आपको होश आने पे अपने सरहाने मिलती, मगर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि आपकी मौत को हकीकत का रूप देने के लिए उसका घर में रहना जरूरी था, क्योंकि ताज़ियत के लिए आने वालों का काफी रश था। दिलशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो उसे ये तो पता चल गया होगा कि किसको मेरे मरने से खुशी हुई और किसको दुख पहुंचा। जवाबन एसपी भी मुस्कुरा दिया। दिलशाद ने
कहा सर वो फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता चला? एसपी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट मौसूल हुई है। दिलशाद ने बेसब्री से पूछा किसके हैं सर? एसपी ने कहा सिपाही मुकर्रम के। दिलशाद बोला सिपाही मुकर्रम, उसे गिरफ्तार कर लिया है सर? एसपी ने कहा हवालदार खुर्शीद उसकी तलाश में है, वो उसी दिन से गायब है, बहरहाल कब तक छुपेगा? दिलशाद अमीन ने कहा उससे ही सारी बात मालूम होगी सर। एसपी ने पूछा तुम्हें हमलावरों का कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है? दिलशाद ने कहा नहीं सर, एक तो रात का टाइम था, दूसरे गोली लगने के बाद मुझे होश नहीं रहा था। एसपी ने कहा अभी आराम करो, बातें तो काफी हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। एसपी खड़े हो गए और चंद दिन घर वालों से मुलाकात करने की कोशिश न करना, क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त ने उन पर नजर रखी हो, वो उसका ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं खुद इस बारे में बड़ी एहतियात से काम ले रहा हूँ। दिलशाद अमीन ने कहा सर जब मेरी मौत की खबर मुश्तहिर कर दी है तो फिर? एसपी ने कहा जब हम में काली भेड़ें मौजूद होंगी तो तेरा क्या ख्याल है कि ये राज राज रह सकेगा? दिलशाद बोला फिर इस ड्रामे का तो कोई फायदा ना हुआ सर। एसपी ने कहा अपनी जानिब से तो मैंने कोशिश की थी कि किसी को खबर ना हो, मगर जब से मुकर्रम के बारे में पता चला है महसूस हो रहा है कि वाकई उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बहरहाल ये मेरा गुमान है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एहतियात का मशवरा दूंगा, बस चंद दिन फोन पर गुजारा कर लो। दिलशाद ने कहा ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, और एसपी अल्लाह हाफिज कहता हुआ उससे रुखसत हो गया। आतिफ अस्सलाम वालेकुम कहते हुए सिद्दीकी साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम आतिफ, बैठो। शुक्रिया सर। आतिफ बैठ गया। पार्वती को रात 2 बजे के करीब ड्रामा करके फरार करवा दिया था और इस वक्त वो एक गैर मुतल्लिक शख्स के घर में है। घर के बाहर हमारे बंदे मौजूद हैं। उसके लिबास और कानों में पहने टॉप्स में हसास आलात छुपा दिए थे। गो कानों के आले की रेंज बहुत कम है, मगर इसके अलावा आला छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। लिबास में छुपे आले की रेंज निस्बतन ज्यादा है, मगर लिबास उसने पहली फुर्सत में तब्दील कर देना है, इसलिए उस पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सिद्दीकी साहब ने कहा गुड, अच्छी पेशरफ्त है। और बलवंत का क्या हाल है? आतिफ ने कहा उसके और पार्वती के बयान में कोई खास तजाद नहीं था, इसलिए फिलहाल तो उसे कैद रखने पर इक्तिफा किया हुआ है। सिद्दीकी साहब ने पूछा बाबर सलीम के बारे में क्या सोचा है? आतिफ ने कहा उसकी निगरानी पे एक बंदा मुतय्यन है, पार्वती का मसला हल होने के बाद ही उसके बारे में कुछ सोचेंगे। सिद्दीकी साहब ने पूछा बहरहाल बहुत सोच समझ के हाथ डालना, और याद रहे कि उसके बाद हम उसे रिहा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। आतिफ ने कहा सर ऐसे बंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो पाकिस्तान के हक में मीर जाफर या मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा हो। सिद्दीकी साहब ने कहा आतिफ तुम्हारे जज्बात काबिल तारीफ हैं, मगर हम जिस फील्ड में हैं यहाँ जज्बातियत से काम नहीं चलता। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान वही उठाते हैं जो जज्बात में आकर फैसले करते हैं। मसलन यही देख लो कि पार्वती मुल्क दुश्मन है, लेकिन अपने मफाद की खातिर उसे हमने खुद फरार करवाया है। इसलिए जैसे तुमने पार्वती को अपने मफाद में इस्तेमाल करने का सोचा है, इसी तरह बाबर सलीम के बारे में भी सोचो। आतिफ ने कहा मैं समझा नहीं सर। सिद्दीकी साहब बोले हालांकि मेरी बात बहुत वाज़ेह है, किसी भी मुल्क दुश्मन शख्स को हम उस वक्त हलाक करेंगे जब उससे कोई भी फायदा नहीं उठाया जा सकता हो। आतिफ ने हैरानी से पूछा बाबर सलीम से हम क्या फायदा उठा सकते हैं? सिद्दीकी साहब बोले ये तो जब वो हमारी कैद में आएगा तब सोचेंगे, फिलहाल तो मैं तुम्हारे जहन को उस समत मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि तुम उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचो। आतिफ ने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। आतिफ कुर्सी से उठा, उसका इरादा पार्वती की खैर खबर लेने का था। सिद्दीकी साहब ने कहा मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है, और सर के इशारे से उसे जाने की इजाजत दी और आतिफ उन्हें अलविदाई सलाम कहते हुए ऑफिस से निकल आया। आशा ने कराची की मज़ाफाती बस्ती में एक छोटा सा मकान किराए पे ले लिया था। चंद्रपाल तो इस बात पर मुसिर था कि उन्हें हालात साजगार होने तक पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या कम से कम इन दिनों कराची को खैरबाद कहकर किसी दूसरे शहर जा बसना चाहिए, मगर मिर्जा इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जितना नुकसान होना था हो चुका, अब मजीद नुकसान की उम्मीद नहीं थी। एजेंसी के पास ले दे के बलवंत और पार्वती से हासिल की हुई मालूमात थी जिससे वो फायदा उठा चुके थे, और मिर्जा भी ऐसे तमाम ठिकानों को खैरबाद कह चुका था जो पार्वती और बलवंत के इल्म में थे। उसके साथ उसने हुलिया भी तब्दील कर लिया था।
गो उसे पार्वती और बलवंत पे मुकम्मल एतमाद था कि वो हद्दुल वसा अपने राज छुपाने की कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ वो ISI के तफ्तीशी तरीके से भी आगाह थे। वो ऐसे लोग थे जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर करने की सलाहियत रखते थे। चंद्रपाल उसे अखबार बंद करते हुए देखकर मुस्तफसिर हुआ। सर, आज आप विक्रम से मिलने जाएंगे? पाशा ने कहा, लाजमी बात है भाई, उसके बगैर तो चारा नहीं, हम अपने बंदों से कतई ताल्लुक नहीं कर सकते। चंद्रपाल ने कहा, सर हो सकता है वो किसी की नजरों में आ गया हो और उसकी वजह से हम भी धर लिए जाएं। पाशा ने हंसते हुए कहा, ये भी तो हो सकता है कि हम किसी की नजरों में आ गए हों और हमारी वजह से वो पकड़ा जाए। चंद्रपाल ने कहा, सर हमने इतनी एहतियात की है और फिर अगर यूं होता तो अब तक हम अंदर होते। पाशा बोला, तो क्या उसने एहतियात नहीं की होगी? मियां चंदू, हर सीक्रेट एजेंट को अपनी आंखें चार रखनी पड़ती हैं और उसके साथ उसे रिस्क भी लेना पड़ता है। बाकी जहां तक विक्रम से मुलाकात का ताल्लुक है तो मैंने सिर्फ आज उसे मिलने के लिए जाना है ताकि मिलाप के जराए बहाल कर सकें। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुकम्मल आराम करेंगे। चंद्रपाल बोला, यहाँ आराम करने से बेहतर है कि हम आर्जी तौर पर कराची को खैरबाद कह देते। पाशा ने कहा, तेरा क्या ख्याल है कि CI और ISI सिर्फ कराची में सरगर्म हैं? चंद्रपाल बोला, फिर भी कुछ फर्क तो होगा, कम से कम दूसरे शहरों वाले हमसे वाकिफ तो नहीं होंगे। पाशा बोला, बेवकूफी की बातें मत करो चंदू, क्या कराची वालों के साथ हम स्कूल पढ़ते रहे हैं? चंद्रपाल बोला, सर मेरा मतलब है उन्होंने अगर हमें देखा नहीं तो हमारे हुलिये के बारे में तो उन्हें पार्वती और बलवंत से पता चल गया होगा ना। पाशा ने कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? CI और ISI का नेटवर्क पूरे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी फैला हुआ है। क्या तेरी रॉ सिर्फ बम्बई या दिल्ली तक महदूद है? तुम खुद रॉ के एजेंट हो और अपनी धरती से इतनी दूर पाकिस्तान में बैठे हो। हम अगर अपने हर लम्हे की रिपोर्ट अपने बड़ों तक पहुंचा सकते हैं तो उनके लिए क्या मुश्किल है? चंद्रपाल बोला, चलो जैसे आपकी मर्जी सर। पाशा ने कहा, बात मर्जी की नहीं दलील की होती है और तेरे अंदाज से मुझे लग रहा है कि तू कराची के खुफिया एजेंसी वालों से डर गया है। लेकिन ये भी तो सोचो, इतने अरसे तक हम अपनी मनमानी करते रहे हैं, अब अगर उनका दाव चल गया है तो क्या हम डर कर भाग जाएं? चंद्रपाल बमुश्किल बोला, नहीं सर। पाशा ने घड़ी देखकर कहा, गुड, अब मैं चलता हूँ, मेरी वापसी तक तुम यहीं रहना, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मैं तुमसे राब्ता करूंगा। चंद्रपाल बोला, महाराज इकट्ठे चलते हैं या आप तकलीफ न करें, मैं खुद चला जाता हूँ। पाशा ने कहा, नहीं, तुम कराची से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं हो और इकट्ठे रहने में ये नुकसान है कि किसी भी खतरे की सूरत में दोनों के गिरफ्तार होने का अंदेशा है, इसलिए तुम्हारा यहीं रहना ज्यादा सूदमंद होगा। चंद्रपाल ने कहा, जैसे आपकी मर्जी सर, और पाशा सर हिलाता हुआ बाहर चल दिया। थोड़ी देर बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने मकाम की तरफ महवे सफर था। उसकी मोहतात तबीयत ने उसे टैक्सी हायर नहीं करने दी थी। वो उसी तरह पब्लिक वैगनों में सफर करता हुआ 2 घंटे बाद उस जगह पहुंच गया जहां उसने विक्रम को मिलने का वादा किया था। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। होटल में दाखिल होते ही उसने डाइनिंग हॉल में तायराना निगाह दौड़ाई, मगर उसे विक्रम नजर न आया। कोने में पड़ी एक खाली टेबल पर बैठकर उसने चाय का ऑर्डर दिया और विक्रम का इंतजार करने लगा। उसे बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक उधेड़ उम्र मर्द ने करीब आकर कहा, सर क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? वो चौंक गया, जी बैठो। अजनबी थैंक्स कहता हुआ बैठ गया। तुम तो पहचाने ही नहीं जा रहे हो भाई। पाशा ने विक्रम के तब्दील शुदा हुलिये को सराहा। विक्रम ने कहा, महाराज मैंने भी अंदाजे से आपके करीब आने की जुर्रत की है। पाशा ने पूछा, कोई नई ताजी? विक्रम ने कहा, कोई खास तो नहीं महाराज, अपने तमाम बंदे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और फिलहाल तमाम सरगर्मियां मौखर कर दी गई हैं। पाशा ने पूछा, पार्वती या बलवंत के बारे में कोई सुनगुन मिली है? विक्रम बोला, उनके बारे में कहां से पता चलता, यूं भी तो मैंने कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क किया हुआ है। पाशा ने कहा, सही कहा, अब उनके बारे में कुछ हो नहीं सकता। विक्रम ने एक तह किया हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाया। सर ये तमाम बंदों के नए सेल नंबर हैं। और मिर्जा ने वो कागज उठाकर बेपढ़े जेब में डाल दिया। इसी दौरान वेटर चाय ले आया। वो खामोशी से चाय पीने लगे। पाशा किसी गहरी सोच में गुम था। कप खाली करके वो विक्रम से बोला, फिलहाल तो मेरे जहन में कोई खास प्रोग्राम नहीं है, चंद दिन मजीद अंडरग्राउंड रहो, जैसे ही एजेंसी की कार्रवाइयां कुछ धीमी पड़ती हैं नए सिरे से अपने सेटअप को इस्टेब्लिश करेंगे। अलबत्ता सुधीर से कहना कि वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे, क्योंकि हमारा जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी काफी हो गया है, इसलिए अगवा बराए तावान की चंद वारदातों से ये नुकसान पूरा करने की कोशिश करें। विक्रम ने कहा, महाराज जिन बंदों को हम ब्लैकमेल कर रहे थे इस ज़िमन में वो भी तो हमारे काम आ सकते हैं। पाशा ने कहा, ऐसा सोचना भी मत। विक्रम के लहजे में हैरत थी, क्यों महाराज? पाशा ने कहा, ब्लैकमेलिंग का तमाम मवाद CI के हाथ लग गया है। पार्वती के साथ वो सामान भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। विक्रम ने कहा, महाराज इस बात का ब्लैकमेल होने वालों को क्या मालूम, हम कौन सा हर दफा ये मवाद उन्हें चेक करवाते हैं। पाशा ने उसकी सरजनिश की, बेवकूफों की सी बातें मत करो। CI
PI के हाथ मवाद आने का मतलब है बंदे भी उनकी नजरों में आ गए होंगे और अब उनसे मिलने का मतलब ओखली में सर देना है। हो सकता है चंद दिन तक एजेंसी उन्हें भी शामिल तफ्तीश कर ले। विक्रम ने कहा, सॉरी महाराज, मेरा ध्यान उस जानिब नहीं गया। पाशा ने कहा, होश में रहा करो, ये न हो तुम्हारी बेध्यानी सबको ले डूबे। विक्रम बोला, नहीं महाराज, आपको तो पता है कि मैं आपके इल्म में लाए बगैर कोई काम नहीं करता। पाशा ने कहा, मैं किसी काम से तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन ख्याल रखा करो तुम्हारी छोटी सी गलती किसी और के लिए बाद में नुकसान का बायस बनेगी, पहले तुझे फंसाएगी। पार्वती और बलवंत की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। विक्रम ने कहा, आइंदा ख्याल रखूंगा महाराज। पाशा ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और अगर सुधीर को मदद की जरूरत हो तो उसका हाथ बटाना। वैसे तो वो अपने काम में माहिर है, लेकिन फिर भी हालात की वजह से शायद वो थोड़ा खौफजदा हो, तो उसे हौसला देना और फोन पर हत्तुल वसा गुफ्तगू से परहेज करना। जब तक कोई खास बात ना हो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। विक्रम ठीक है महाराज कहता हुआ रुखसत हो गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो भी उठकर होटल से बाहर आ गया। चाय की पेमेंट यूं भी विक्रम ने कर दी थी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।